हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट स्टार स्टडी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 ज्योग्राफी मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ क्लास 6। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है डोमेन्स ऑफ द अर्थ। डोमेन्स ऑफ द अर्थ मतलब कि कैटेगरीज या लेवल्स ऑफ द अर्थ, किस बेसिस पे उसको डिवाइड किया गया है। तो पढ़िए, द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट विच हैव लाइफ. Human beings can live here because the life-sustaining elements of land, water and air are present on the earth. अब अर्थ क्या है? अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। हम ह्यूमन बीइंग्स वहाँ पर रह रहे हैं और रह सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, एक ऐसे कुछ इस तरीके के एलिमेंट्स हैं जैसे कि लैंड, वाटर और एयर ऐसे प्रेजेंट है अर्थ पे, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पर रह सकते हैं या लाइफ सस्टेन हो सकती है। द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज अ कॉम्प्लेक्स जोन इन विच 3 मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट मीट, ओवरलैप एंड इंटरैक्ट। अब अर्थ क्या है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जोन सिचुएशन वाली चीज़ है जहाँ पर 3 ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो मीट करते हैं, ओवरलैप भी होते हैं, इंटरैक्ट भी होते हैं। अब वो कौन से 3 हैं वो हम आपको बताते हैं। लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर, ये 3 ऐसे कंपोनेंट्स हैं। अब इन्हें डीपली देखें। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ कॉल्ड लिथोस्फेयर। अब वो पोर्शन जहाँ पर हम रह रहे हैं अर्थ पे, उसे हम कहते हैं लिथोस्फेयर। द गैशियस लेयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, वेयर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज आर फाउंड। अब ऐसी लेयर अर्थ पे जो कवर कर रही है, चाहे वो किसकी हो, ऑक्सीजन की हो, नाइट्रोजन की हो, कार्बन डाइऑक्साइड की हो या फिर बहुत सी अदर गैसेस की हो, तो उसे हम क्या कंसिडर करते हैं, एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट, water bodies. Water covers a very big area of Earth's surface and this area is known as hydrosphere. The hydrosphere comprises water in all the forms, that is ice, water and water vapor. अब जो भी वाटर एरिया कवर हो रहा है हमारे अर्थ सरफेस का, उसे हम कंसिडर करते हैं हाइड्रोस्फेयर। अब हाइड्रोस्फेयर को जो कंप्राइज वाटर इन ऑल द फॉर्म, अब सब फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि आइस है तो भी वो वाटर कंसिडर किया जाएगा, वाटर है या वाटर वेपर है, इन सभी को हम हाइड्रोस्फेयर में ही कंसिडर करेंगे। द बायोस्फेयर इज द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर इन विच कंटेन्स ऑल द फॉर्म्स ऑफ लाइफ। अब ऐसी जहाँ पर लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर यानी कि लैंड, एयर एंड वाटर तीनों एक साथ आ जाते हैं, सारी फॉर्म्स एक साथ मिलती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, बायोस्फेयर। अब हम इन चारों के बारे में डीपली आगे पढ़ेंगे, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। So number 1, lithosphere. Lithosphere, the solid portion of the earth is called lithosphere. It comprises the rocks of the earth crust, the thin layer of soil and contains some nutrient element which sustain organisms. अब लिथोस्फेयर क्या है? लिथोस्फेयर एक सॉलिड पोर्शन अर्थ का है, यानी कि एक टॉप मोस्ट लेयर है जहाँ पर वो इंक्लूड करती है द अपर पोर्शन ऑफ मेंटल एंड क्रस्ट, इनका अपर पोर्शन वो इंक्लूड करती है। लिथोस्फेयर इज़ द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द प्लैनेट, यानी कि हमारे अर्थ जो है प्लैनेट, उसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसे हम लिथोस्फेयर कंसिडर करते हैं। There are 2 main divisions of the Earth's surface. The large landmass are known as continents and the huge water bodies are known as ocean basins. यानी कि जहाँ पर लैंड का एरिया ज़्यादा है, लैंड मास ज़्यादा है, उसे हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट, और जहाँ पर वाटर बॉडी का एरिया ज़्यादा है उसे हम बोलते हैं ओशन बेसिन। All the oceans of the world are connected with each other. The level of seawater remains the same everywhere. Elevation of land is measured from the level of sea which is taken as 0. अब क्या होता है, सी वाटर का जो लेवल है वो सब जगह सेम होता है, तो जब भी हमें लैंड का एलिवेशन मेजर करना होता है तो हम उसे कहाँ से मेजर करते हैं, सी लेवल से मेजर करते हैं, और हमेशा उसे हम एज अ 0 लेकर ही चलते हैं। द हाईएस्ट माउंटेन पीक Mount Everest is 8,848 meters above the sea level. The greatest depth of 11,022 meters is recorded at Mariana Trench in the Pacific Ocean.
लोग जानते हैं हु वॉज द फर्स्ट मैन टू क्लाइम द हाइएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट ऑन द प्लैनेट अर्थ? तो इसका आंसर है एडमंड हिलैरी, जो कि न्यूजीलैंड से थे, एंड तेंजिंग नोर्गे शेपरा, जो कि इंडिया के थे। वो पहले दोनों आदमी थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था, और वो कब किया था उन्होंने? 29 मई 1953। And the first Indian woman to climb the highest peak is on 23rd May 1984, और वो कौन थी? बचेंद्री पाल। तो ये आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ कॉन्टिनेंट्स। अब बात करते हैं कॉन्टिनेंट्स की। तो देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स। हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। अब वो कौन कौन से हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। तो ये हमारे 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं। अब आगे देखिए, सबसे पहला देखते हैं हम एशिया। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। इट कवर्स अबाउट 1/3 of the total land area of the earth. The continent lies in eastern hemisphere. The Tropic of Cancer passes through the continent. Asia is separated from Europe by Ural Mountains on the west. The combined landmass of Europe and Asia is known as Eurasia, which is Europe plus Asia. अब देखिए एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। एटलीस्ट हमारे अर्थ का 1/3 एरिया जो है लैंड एरिया वो इसने कवर कर रखा है एशिया ने। अब यहाँ से जो लाइन पास होती है वो होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो इस कॉन्टिनेंट से पास होती है। एशिया सेपरेट है यूरोप से, किसकी वजह से? यूरल माउंटेन्स की वजह से, जो कि वेस्ट में है। अब अगर इसके हम कंबाइंड लैंड मास करते हैं यूरोप प्लस एशिया, तो इसे हम बोलते हैं यूरेशिया, यानी कि यूरोप प्लस एशिया, विच इज़ नोन एज यूरेशिया। Next is Europe. Next continent is Europe. Europe is much smaller than Asia. The continent lies to the west of the Asia. The Arctic Circle passes through it. It is bound by water bodies on the 3 sides. Look at the map of the world to locate it. Now see, अब ये सबसे छोटा एरिया है एज़ कम्पेयर टू एशिया, यूरोप। अब जो कॉन्टिनेंट है यूरोप, वो कहाँ लाई करता है? फ्रॉम वेस्ट ऑफ द एशिया, और यहाँ पे जो लाइन पास होती है दैट इज़ आर्टिक सर्कल, एंड इट इज़ बाउंड बाय वाटर बॉडीज़ फ्रॉम द 3 साइड। इसकी तीनों तरफ जो हैं वो वाटर बॉडीज से ही ये कवर्ड है। नेक्स्ट इज़ अफ्रीका। सो द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज़ अफ्रीका आफ्टर एशिया। द इक्वेटर, or you can say 0° latitude, runs almost through the middle of the continent. The large part of Africa lies in the northern hemisphere. It is the only continent through which the Tropic of Cancer, Equator and Tropic of Capricorn pass. अब अफ्रीका जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया के बाद में। यहाँ पर इसी कॉन्टिनेंट में, सिर्फ इसी कॉन्टिनेंट में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है। आप सभी जानते हैं सहारा डेजर्ट जो है वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है, जो कि लोकेटेड है अफ्रीका में। दिस कॉन्टिनेंट इज़ बाउंड फ्रॉम ऑल द साइड्स बाय ओशन एंड सीज। द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर, द नाइल, फ्लोज फ्रॉम अफ्रीका। If we notice the equator, Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn passes through the map of Africa. अब यहाँ पर सबसे लॉन्गेस्ट रिवर जो वर्ल्ड की है यानी कि नाइल, वो फ्लो होती है अफ्रीका से, ठीक है। सबसे बड़ा डेजर्ट जो है सहारा, वो है अफ्रीका में। The next continent is North America. North America is the 3rd largest continent of the world. It is linked to South America by a very narrow strip of land which is known as Isthmus of Panama. ठीक है, नॉर्थ अमेरिका जो है वो 3rd largest continent है। यहाँ पर क्या है, इसका लिंक है साउथ अमेरिका से, जो कि बहुत नैरो लैंड से है, जिसका नाम इस्थमस ऑफ पनामा है। द कॉन्टिनेंट लाइज कम्प्लीटली इन नदर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर। अब जो ये कॉन्टिनेंट है वो पूरी तरीके से नॉर्थ और वेस्ट हेमिस्फेयर की तरफ है। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट इज साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका जो है वो सदर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है, ठीक है। द एंड्स वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज रन थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। Now South America has the world's largest river. अब वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर जो कि साउथ अमेरिका की, उसका क्या नाम है? अमेज़न। क्लियर है? अमेज़न इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर इन साउथ अमेरिका। नेक्स्ट
continent Australia is the smallest continent which lies entirely in southern hemisphere. It is surrounded on all the sides by the ocean and the seas. It is called an island कॉन्टिनेंट। अब ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है और वो पूरी तरीके से ओशन और सी से ही घिरा हुआ है, सराउंडेड बाय ओनली ओशन एंड सीज, इसीलिए उसे आइलैंड कॉन्टिनेंट कहा जाता है। और ये कहाँ लाई करता है? सदर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। सो द लास्ट कॉन्टिनेंट इज एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका पूरी तरीके से सदर्न हेमिस्फेयर में है, एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है। साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट इन द सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट। It is permanently covered with the thick ice sheet. There is no permanent human satellites. अब क्यों ये पूरी तरीके से साउथ पोल की तरफ है और ये काफ़ी हद तक लोकेटेड है साउथ पोलर रीजन की तरफ, इसलिए क्या है ये ज़्यादातर परमानेंटली कवर्ड रहता है आइस से, हमेशा थिक शीट ऑफ आइस से। अब यहाँ पर परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं, यानी परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं हो सकता, वहाँ पे लोग नहीं रह सकते हैं फ़िलहाल को। मैनी कंट्रीज़ हैव रिसर्च स्टेशन इन एंटार्क्टिका। काफ़ी कंट्रीज़ के रिसर्च स्टेशंस हैं वहाँ पे और हमारे इंडिया के भी हैं। इंडिया ऑल्सो हैज़ अ रिसर्च स्टेशन जिसके नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। तो हमने बात करी थी लिथोस्फेयर के बारे में, अब हम बात करेंगे हाइड्रोस्फेयर के बारे में। हाइड्रोस्फेयर, द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर एंड 29% इज विद लैंड। Hydrosphere consists of water in all the forms as running water in the oceans and rivers and in lakes, ice in glaciers, underground water, water vapor in atmosphere and all compromises of hydrosphere. अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि 71% जो अर्थ का वो वाटर बॉडी से ही कवर्ड है, ठीक है, इसलिए उसे ब्लू प्लैनेट कंसिडर किया जाता है। अब देखिए हाइड्रोस्फेयर जो होता है वो हर फॉर्म को कंसिडर करता है एज अ वाटर, जैसे कि चाहे वो रनिंग वाटर हो ओशंस का, रिवर्स का या लेक्स का, आइस हो ग्लेशियर्स की, या फिर अंडरग्राउंड वाटर हो या वाटर वेपर हो जो एटमॉस्फेयर में, तो वो सब क्या कंसिडर होता है? हाइड्रोस्फेयर में ही कंसिडर किए जाते हैं। Now, more than 97% of earth water is found in ocean and it is too salty for human use. अब जो 97% अर्थ वाटर है जो कहाँ मिलता है? ओशंस में, लेकिन वो इतना ज़्यादा सॉल्टी होता है कि ह्यूमन यूज़ के लिए वो पॉसिबल नहीं है। A large proportion of rest of the water is in the form of ice sheet and glacier or under the ground, and a very small percentage is available as fresh water for human यूज़। जो रिमेनिंग वाटर है, जो हमारा रिमेनिंग वाटर है वो किस फॉर्म में है? आइस शीट्स की आइस फॉर्म में है, ग्लेशियर्स के फॉर्म में या अंडरग्राउंड वाटर के फॉर्म में। तो वहाँ पर क्या होता है? बहुत स्मॉल परसेंटेज है जो हमें एज अ फ्रेश वाटर मिल सकता है हमारे यूज़ के लिए। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ओशंस। Oceans are the major part of hydrosphere and they are all interconnected. Now the ocean water always moving. So the three chief movements of ocean water are waves, टाइड्स एंड ओशन करंट्स। अब ओशंस क्या है? बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हाइड्रोस्फेयर में, ठीक है, और ये आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। अब जो वाटर होता है वो हमेशा ओशन में क्या होता है? मूव करता रहता है। अब किस फॉर्म में वो मूव करता है? उसकी 3 फॉर्म्स हो सकती हैं, पहली वेव, दूसरी टाइड्स और तीसरी ओशन करंट्स। अब यहाँ पर हमारे पास 5 मेजर ओशंस हैं। कौन कौन से हैं वो? पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, Indian Ocean and Southern Ocean and Arctic Ocean. So there are 5 major oceans. ठीक है. Now let's understand in brief. So number 1 is Pacific Ocean. Pacific Ocean is the largest ocean. It is separate over 1/3 of the Earth. Mariana Trench, the deepest part of the Earth, lies in Pacific Ocean. The Pacific Ocean is almost in a circular shape. एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका सराउंड्स इट। ओके, अब देखो पैसिफिक ओशन जो है वो सबसे बड़ा ओशन है। एटलीस्ट 1/3 एरिया जो अर्थ का है वो पैसिफिक ओशन से कवर्ड है। और जो डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ है, यानी कि जो मरीना ट्रेंच है, वो कहाँ पर है? पैसिफिक ओशन की तरफ है। अब पैसिफिक ओशन की शेप जो है वो ऑलमोस्ट सर्कुलर शेप है। और जो पैसिफिक ओशन से कॉन्टिनेंट्स कवर हो रहे हैं वो कौन कौन से कॉन्टिनेंट हैं? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका।
So the next is Atlantic Ocean. Atlantic Ocean is the second largest ocean in the world. It is S-shaped. It is flanked by the North and the South Americas on the western side and the Europe and Africa on the eastern side. The coastline of Atlantic Ocean is highly indented. This irregular and indented coastline provide ideal location for natural harbors and ports. ठीक है, इट इज़ अ बिजिएस्ट ओशन. अब अटलांटिक ओशन जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है वर्ल्ड का और इसकी जो शेप है वो एस शेप है. ठीक है, अब क्या है, ये किससे फ्लैंक है, ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका से फ्लैंक है. कहाँ पर, वेस्टर्न साइड पे लाई करता है. ठीक है, और यूरोप और अफ्रीका से करता है ईस्टर्न साइड पे. क्लियर है. आफ्टर दैट यहाँ पर सबसे ज़्यादा पोर्ट्स हैं, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम होता है. तो इसलिए हम अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखें कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे हम क्या कहते हैं, बिजिएस्ट ओशन कंसिडर करते हैं. So the next ocean is Indian Ocean. Indian Ocean is the only ocean named after country India. The shape of the ocean is almost triangular. It is bound by Asia in the north and in the west by Africa and in the east by Australia. ठीक है, अब इंडियन ओशन जो है वो पहला ओशन है जिसका नाम इंडिया से रखा गया है. आफ्टर दैट अगर हम इसकी शेप की बात करें तो इसकी शेप जो है वो ट्रायंगुलर शेप है. ठीक है, और ये नॉर्थ में बाउंड है एशिया से, वेस्ट में अफ्रीका से और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया से. So the next ocean is Southern Ocean. Southern Ocean encircles the continent of Antarctica and extends northward to 60 degrees south latitude. So the next is Arctic Ocean. Last is Arctic Ocean. Arctic Ocean is located within the Arctic Circle and surrounded the North Pole. It is connected with the Pacific Ocean and by the narrow stretch of the shallow water known as Bering Strait. It is bound by northern coast of North America and Eurasia. अब जो आर्टिक ओशन है वो कहाँ पर है, आर्टिक सर्कल के अराउंड और नॉर्थ पोल से सराउंडेड है. ठीक है, उसके बाद में ये कनेक्टेड है पैसिफिक ओशन से. अब पैसिफिक ओशन से कैसे कनेक्टेड है, बेरिंग स्ट्रेट की वजह से ये पैसिफिक ओशन की वजह से कनेक्टेड है. आफ्टर दैट बाउंड बाय नॉर्दर्न कोस्ट, नॉर्दर्न कोस्ट से बाउंड है नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया की वजह से. क्लियर है. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज एटमॉस्फेयर. The earth is surrounded by layer of gas which is known as atmosphere, the thin blanket of air. It provides us the air we breathe and protect us from the harmful effects of sun rays. अब एटमॉस्फेयर क्या है, जो भी गैस की लेयर से सराउंड हो रहा है हमारा अर्थ, उसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं. यानी कि एक थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर जिसे हम एटमॉस्फेयर भी कह सकते हैं. अब ये क्या करता है, ये जो एयर है ये हमें सांस लेने में मदद करती है और हमें प्रोटेक्ट भी करती है बहुत हार्मफुल जो रेज होती हैं सन की, जैसे कि हमारी UV AB रेज, तो उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है. नेक्स्ट देखिए, द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ 1600 किलोमीटर्स. द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 बेसिक लेयर्स which are based on composition, temperature and other properties. अब एटमॉस्फेयर की जो मतलब हाइट है वो अबाउट 1600 किलोमीटर है. ठीक है, और जो एटमॉस्फेयर है उसको हमने 5 लेयर के अंदर डिवाइड कर दिया है. किसके बेसिस पे, कॉम्पोजिशन, टेम्परेचर और भी अदर बेसिस के अकॉर्डिंग हमने उसे डिवाइड कर दिया है. अब देखिए, द लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस इज नोन एज ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर. अब देखो, ये लेयर जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, हमारी अर्थ की सरफेस यानी कि बेस से बिल्कुल नीचे से ऊपर की तरफ डायरेक्शन में जाती है. जैसे कि सबसे पहले आती है ट्रोपोस्फेयर, देन आती है स्ट्रेटोस्फेयर, देन मीजोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर एंड लास्ट इज एक्सोस्फेयर. The atmosphere is composed mainly of nitrogen and oxygen which make up to 99% of clean dry air. अब जो एटमॉस्फेयर है उसमें मेनली सबसे ज़्यादा क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है. क्यों, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, 99% ये टोटल बनाकर एक क्लीन ड्राई एयर फॉर्म करते हैं. क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो 78% है और ऑक्सीजन 21% है, और ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, क्लीन एयर ड्राई को फॉर्म करते हैं. आफ्टर दैट 1% जो रिमेनिंग है वो क्या है, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है और भी अदर कंपाउंड्स हैं और भी अदर गैसेस हैं. ठीक है,
Oxygen is the breath of the life while nitrogen helps in growth of living organism. अब ऑक्सीजन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन लाइफ के लिए, और जो नाइट्रोजन है वो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है. अब जो रिमेनिंग 1% यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर लेता है. इट एब्जॉर्ब्स द हीट रेडिएटेड बाय अर्थ, keeps the planet warm. It is the essential for growth of plants. अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो उसमें हेल्प करता है. और उसके अलावा रादर देन दैट वो एब्जॉर्ब कर लेता है सारी हीट को जो भी अर्थ से रेडिएट हो रही है, और प्लानट को काफ़ी कीप कूल और काम वार्म रखता है. आफ्टर दैट द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर वेरीज विद द हाइट. अब एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है वो हाइट के अकॉर्डिंग चेंज होती जाती है. It is maximum at the sea level and decreases rapidly as we go up. The climbers experience the problem in breathing due to this decrease in the density of air, so they have to carry the oxygen cylinders with them. अब क्या होता है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो होती है इसकी वो कहाँ होती है? सी लेवल पे होती है, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम होती है. लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं तो ये डिक्रीज़ होती जाती है. इसी वजह से जो क्लाइंबर्स होते हैं, जो एवरेस्ट क्लाइंब करते हैं, माउंटेन्स क्लाइंब करते हैं, तो उन लोगों को क्यों प्रॉब्लम होती है ब्रीदिंग में एज दे गोइंग अप? इसीलिए होती है क्योंकि जैसे वो ऊपर जाते जाते हैं तो वहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ एयर है वो डिक्रीज़ होती रहती है. इसीलिए उन्हें अपने साथ में हमेशा ऑक्सीजन सिलेंडर्स कैरी करने पड़ते हैं. This varies from place to place. Some areas experience high pressure and some experience low pressure. So the air moves from high pressure to low pressure. जो air है वो हमेशा high pressure से low pressure की तरफ ही move करती है, और जो moving air होती है उसे हम बोलते हैं wind. So the moving air is known as wind. So the last topic is biosphere. Biosphere, the domain of life. तो यही है जो हमारा domain of life है. अब देखो कैसे. The biosphere is the narrow zone of the contact between the land, water and air. It is the zone that has life. It is unique to this planet which exists. There are several species of organisms that vary in size from microbes and bacteria to huge mammals. All living organisms, including the humans, are linked to each other and to the biosphere for their survival. अब बायोस्फीयर कैसा एक ऐसा जोन है जहाँ पर सभी का कनेक्शन है, चाहे वो लैंड, वाटर, एयर हो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो वहाँ पे, चाहे वो छोटे माइक्रोब से लेके बड़े बैक्टीरिया से लेके बड़े ह्यूज बड़े बड़े मैमल्स हों, कुछ भी हो एनिमल्स हों, चाहे वो इंक्लूडिंग द ह्यूमंस, सबको इंक्लूड करके जो एक प्रॉपर जोन बनता है दैट इज़ नोन एज बायोस्फीयर. ठीक है. अब देखो, द ऑर्गेनिजम्स इन द बायोस्फीयर में ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स दैट आर नोन एज प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम. अब ऑर्गेनिजम्स को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, प्लांट में और एनिमल किंगडम में. ठीक है. अब देखो, अब बहुत से ऐसे डोमेन्स भी हैं अर्थ के जो एक दूसरे से इंटरैक्ट भी करते हैं और एक दूसरे को अफेक्ट भी करते हैं. ठीक है. अब जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फुलफिलिंग आवर नीड्स ऑफ वुड. ठीक है. अब फॉरेस्ट हम कट करेंगे, हमारी नीड्स पूरी कर रहे हैं, लैंड को हम क्लियर कर रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए, तो उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत जल्दी सॉइल जो है वो रिमूव होगी स्लोप से. आफ्टर दैट अर्थ सरफेस जो होगा वो चेंज होते हैं नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से भी. अब नेचुरल कैलामिटीज़ जैसे कि अर्थक्वेक, फ्लड, साइक्लोन, इनकी वजह से भी बहुत अफेक्ट पड़ता है. After that, discharge of waste material into lakes and rivers makes the water unsuitable for human use. अब देखो क्या होता है, जब भी कोई गंदा मटेरियल, गंदा पानी अगर लेक्स और रिवर्स में, ओशंस में, सीज में ट्रांसफ़र होगा तो उससे क्या होगा, पानी जो है वो अफेक्ट होगा और वो पानी फिर हमारे ह्यूमन यूज़ के लिए पॉसिबल नहीं हो सकता है. तो ये हर तरीके से क्या करता है, डैमेज करता है फॉर्म्स ऑफ लाइफ को. ठीक है. आफ्टर दैट, एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स एंड व्हीकल्स पल्यूट द एयर. अब इन सब से जो भी पल्यूटेड एयर आ रही है दैट
is polluting our environment. Up CO2, which is known as carbon dioxide, is an important constituent of air, but increase in that amount of CO2 leads to increase in global temperature, which is known as global warming. अब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक तरह से अच्छी है, बट अगर कार्बन डाइऑक्साइड का एक अमाउंट, एक लेवल इंक्रीज हो जाता है तो उससे भी हमारे एनवायरनमेंट में बहुत इफेक्ट पड़ता है, और उसी को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग. सो देयर शुड बी अ लिमिट to use resources of the earth to maintain the balance between the nature and the domains of the earth, which are known as lithosphere, atmosphere and hydrosphere. This is all for today's chapter and I hope कि आपको अच्छे से समझ आया. You have understood this chapter. Yeah.